नमस्कार, मनी के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। तीसरी तिमाही के खराब नतीजों के बाद आखिरकार देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के लिए एक राहत की खबर आई। बीते गुरुवार यानी 25 जनवरी की शाम को खबर आई कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। एचडीएफसी बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक एलआईसी को हिस्सा बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 तक का समय मिला है। दिसंबर 2023 तक एलआईसी के पास बैंक की 5.19% हिस्सेदारी थी, यानी कि एलआईसी के पास 4.8% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प है। खबर के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1,456 रुपये 80 पैसे पर और एलआईसी का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 915 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद बीते वीकेंड पर मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कंपनी ने अपने कर्ज में $2 अरब तक की कटौती की योजना तैयार की है। दिसंबर 2023 के अंत तक कंपनी पर 75,227 करोड़ रुपए या $9 अरब से ज्यादा का कर्ज था। कंपनी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रो स्टील्स की बिक्री अप्रैल मई 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसे कंपनी ने 2018 में दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। 29 जनवरी को खबर के चलते वेदांता का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 267 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो की सब्सिडरी कंपनी जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी ZPPL को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 24 जनवरी 2024 से लागू भी हो गई है। अगस्त 2021 में खासकर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज और पेमेंट गेटवे सर्विसेज के लिए जोमैटो ने ZPPL नाम की कंपनी का गठन किया था। 29 जनवरी को जोमैटो का शेयर करीब 0.25% गिरकर 135 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL ने सोमवार 29 जनवरी को 2,905 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। शेयर में आए उछाल से कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। दरअसल इस कंपनी को लेकर बाजार में रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस न्यू एनर्जी के डीमर्जर की अफवाहें चल रही थी। साथ ही ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर यह भी थी कि वॉल्ट डिज्नी के भारत के कारोबार के वैल्यूएशन में बड़ी कमी की आशंका है और रिलायंस के मीडिया बिजनेस के साथ प्रस्तावित मर्जर पूरा होने से पहले ये आधी भी हो सकती है। दरअसल इन दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद डिज्नी के इंडिया एसेट्स के वैल्यूएशन अब करीब $4.5 अरब के करीब हैं, जो कि पहले की $10 अरब की मांग से काफी नीचे है। मर्जर के बाद बनी कंपनी के $11 अरब के लक्ष्य संभावित हैं, जिसमें डिज्नी की 40% और रिलायंस की 51% हिस्सेदारी होगी। ये डील फरवरी तक पूरी होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। जी सोनी के बीच प्रस्तावित मर्जर की डील रद्द होने से एक बड़े संभावित प्रतिद्वंदी यानी कंपेटिटर का खतरा भी खत्म हो गया है। 29 जनवरी को कारोबार की समाप्ति पर 6.8% की बढ़त के साथ रिलायंस का शेयर 2,890 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि सितंबर 2020 के बाद शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। 2 फरवरी यानी शुक्रवार को खबर आई कि दोनों कंपनियों के मीडिया बिजनेस के प्रस्तावित मर्जर के पूरा होने पर रिलायंस की कंपनी में 51 से 54% हिस्सेदारी होगी और डिज्नी के इंडिया बिजनेस के वैल्यूएशन करीब $3.5 अरब के आसपास होंगे, जो कि 2019 में डिज्नी की खरीद के समय के 15 से 16 अरब के काफी नीचे हैं। खबर के चलते 2 फरवरी को RIL के शेयर ने 2,949 रुपये 80 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और कारोबार की समाप्ति करीब 2% की बढ़त के साथ 2,913 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। पांचवी खबर, दवा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक सिप्ला की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन समीना हामिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए यानी 31 मार्च 2029 तक बलराम भार्गव की एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। 29 जनवरी को मजबूत बाजार में भी सिप्ला के शेयर में 3.25% तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 2% की गिरावट के साथ 1,341 रुपये 55 पैसे के स्तर पर हुई, क्योंकि खबर यह भी थी कि कंपनी की 2 दवाओं को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। छठी खबर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 3,693 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी 2024 तय की गई है, जिसके तहत 150 रुपए के भाव पर 24 करोड़ 62 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। ये इशू 7 से 13 फरवरी तक खुलेगा और कंपनी के शेयरधारकों को अपने हर 2 शेयरों के बदले पर 1 राइट शेयर मिलेगा। 29 जनवरी को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हल्की बढ़त लेकर 198 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 206 रुपये 50 पैसे तक के स्तर पर भी उछल गया था।
सातवीं खबर, दवा बनाने वाली कंपनी जुबिलेंट फार्मोवा की सब्सिडरी कंपनी ने 13 करोड़ 94 लाख या 1159 करोड़ रुपए की रकम में यूएस की कंपनी सोफी बायोसाइंसेस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। नवंबर 2020 में इस कंपनी ने सोफी बायोसाइंसेस के $2.5 करोड़ का निवेश किया था, जिसके बदले में कंपनी को सोफी बायोसाइंसेस की करीब 26% हिस्सेदारी मिली थी। दरअसल सोफी बायोसाइंसेस ने अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्राइलेंटिक कैपिटल पार्टनर्स के प्रबंधन वाले कुछ पीई फंड्स के साथ मर्जर के लिए करार किया है। 29 जनवरी को कारोबार के अंत तक जुबिलेंट फार्मोवा का शेयर 0.25% गिरकर 564 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 591 रुपये 95 पैसे का हाई भी छुआ था। आठवीं खबर, मंगलवार 30 जनवरी को कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के शेयर में करीब 4% की बढ़त के साथ 730 रुपये तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इस कंपनी को राज्य के 17 जिलों में सेवाएं देने के लिए चुना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा आयुक्त ने जिला अस्पतालों में कंपनी का एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा देने के लिए चुनाव किया है, पर कारोबार की समाप्ति पर यह शेयर करीब 0.25% की कमजोरी लेकर 697 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम के राइट्स इशू को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। 17 जनवरी को खुलकर 29 जनवरी को बंद हुए इस इशू को करीब 2 गुना ज्यादा बोलियां मिली हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी को इस राइट्स इशू में कुल 4 करोड़ 34 लाख शेयरों की बोलियां मिली, जबकि कंपनी की ओर से 2 करोड़ 21 लाख शेयरों की पेशकश की गई थी। 1812 रुपये के भाव पर जारी शेयरों के जरिए कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 30 जनवरी को ग्रासिम का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 2124 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, मंगलवार 30 जनवरी को ई पैक ड्यूरेबल के आईपीओ में जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग निराशाजनक रही। 230 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर यह शेयर 221 रुपये पर भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। बावजूद इसके कि आईपीओ करीब 17 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 640 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 30 जनवरी को कारोबार की समाप्ति पर ई पैक ड्यूरेबल का शेयर 221 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 6% गिरकर 208 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 230 रुपए के इशू प्राइस से करीब 9.5% नीचे है। 11वीं खबर, मुथूट माइक्रोफिन ने अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए नए लोन लेने पर लेंडिंग रेट्स यानी लोन की दरों में 0.55% तक की कटौती का फैसला किया है। करीब 2 साल से लोन की दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस कदम से कंपनी के एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर कोई असर नहीं होगा, जो कि दिसंबर तिमाही में बढ़कर 12.6% के स्तर पर रहे थे। 31 जनवरी को मुथूट माइक्रोफिन का शेयर हल्की गिरावट के साथ 253 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, डोमिनोज के ब्रांड के तहत भारत में क्यूएसआर चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी नेटवर्क पर शामिल होने की घोषणा की है। यानी कि कंपनी के ग्राहक अब ओएनडीसी के नेटवर्क पर भी पिज्जा का ऑर्डर दे सकेंगे। कंपनी ने फिलहाल ये सुविधा दिल्ली एनसीआर में शुरू की है और बहुत जल्द देश के बाकी शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स के मुताबिक इस कदम से कंपनी के ग्राहक बेस के साथ साथ पहुंच में भी वृद्धि होगी। 31 जनवरी को जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 518 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएसई ने ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर रॉल्स रॉयल्स के साथ करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर सरकारी शिप्स के लिए S4000 मरीन इंजन्स का उत्पादन करेंगी। इन इंजन्स का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। 31 जनवरी को जब यह खबर आई तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ 928 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के नए प्लांट्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर कुल 1029 करोड़ रुपए का खर्च होगा। नए प्लांट शुरू होने से कंपनी की फॉस्फोरिक एसिड क्षमता 750 टन प्रतिदिन और सल्फ्यूरिक एसिड की क्षमता 1800 टन प्रतिदिन से बढ़ जाएगी। फिलहाल कंपनी की फॉस्फोरिक एसिड क्षमता 1550 टन प्रतिदिन और सल्फ्यूरिक एसिड की क्षमता 4200 टन प्रतिदिन है। 31 जनवरी को कोरोमंडल इंटरनेशनल का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1052 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी समूह ने अदानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। दरअसल समूह ने प्राइसिंग के मुद्दे को लेकर हिस्सा बिक्री की योजना को फिलहाल टाल दिया है। अदानी समूह की इस कंपनी में अपनी करीब 44% हिस्सेदारी बेचने के लिए लीडिंग मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वैल्यूएशन पर बात नहीं बन पा रही है। 31 जनवरी को अदानी विल्मर का शेयर करीब 0.25% गिरकर 354 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर,
बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी बजाज फिनसर्व हेल्थ ने टीपीए के कारोबार से जुड़ी पुणे की हेल्थ टेक फर्म विडाल हेल्थकेयर सर्विसेज में पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। दोनों कंपनियों के बीच 325 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। विडाल के पास 1 लाख से अधिक डॉक्टर, 5500 लैब और 2100 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क है। विडाल केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत में भी भागीदार है। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च में पूरी होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण से बजाज फिनसर्व हेल्थकेयर को हेल्थकेयर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। 31 जनवरी को बजाज फिनसर्व का शेयर करीब 2% चढ़कर 1623 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को दिए कर्ज में अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अपने कर्ज के एक हिस्से को बेचने पर विचार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई ने अदानी ग्रुप को करीब 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्ज के आधे हिस्से को बेचने के लिए स्टेट बैंक दूसरे बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। 31 जनवरी को एसबीआई का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 641 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 18वीं खबर, दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने यूके की लीडिंग इंश्योरेंस, वेल्थ और रिटायरमेंट सेवाएं देने वाली कंपनी अवीवा के साथ अपनी पार्टनरशिप को 15 साल के लिए विस्तार करने के लिए करार किया है। ये करार अवीवा के यूके के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को ट्रांसफॉर्म करने और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने की मंशा से किया गया है। 31 जनवरी को टीसीएस का शेयर मामूली बढ़त के साथ 3,804 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 19वीं खबर, कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अगले 6 से 7 महीने में 5G सेवाएं शुरू कर सकती है। कंपनी इसके लिए फंड जुटाने को लेकर निवेशकों के साथ बातचीत भी कर रही है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने तीसरी तिमाही के अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि फंडिंग के अभाव में कंपनी के लिए आगे का रास्ता काफी कठिन है, क्योंकि अगले वित्त वर्ष यानी FY25 में करीब 5,400 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करना है। 31 जनवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 1.5% गिरकर 14 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 20वीं खबर, 31 जनवरी को नोवा एग्रीटेक के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर नोवा एग्रीटेक का शेयर 55 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 41 रुपए के इशू प्राइस से करीब 34% प्रीमियम पर है। यह आईपीओ कुल 113.2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 143.8 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 31 जनवरी को कारोबार के अंत में नोवा एग्रीटेक का शेयर 55 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर 57 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 41 रुपए के इशू प्राइस से करीब 41% ऊपर है। 21वीं खबर, गुरुवार 1 फरवरी यानी अंतरिम बजट वाले दिन देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर्स के 25.9 करोड़ शेयरों या 9.6% हिस्से की कई सारी ब्लॉक डील हुई। इन ब्लॉक डील्स की वैल्यू 5,500 करोड़ रुपए आकी गई है। एक ब्लॉक डील के जरिए यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर ने अपनी पूरी 5% हिस्सेदारी बेच दी है। साथ ही कनाडा पेंशन फंड यानी सीपीपीआईबी ने भी लगभग अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। एनएसई के ब्लॉक डील के आंकड़े बताते हैं कि केकेआर की एक एंटिटी सिल्वर व्यू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ने 210 रुपए 21 पैसे के भाव पर 13 करोड़ 8 लाख शेयर बेचे हैं। 4.85% हिस्सेदारी 2,750 करोड़ रुपए के आसपास में बेची गई है। वहीं सीपीपीआईबी ने 2.14% हिस्सेदारी 212 रुपए 15 पैसे के भाव पर बेची है। 5.76 करोड़ शेयरों का सौदा 1,223 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में हुआ है। इस सौदे के बाद सीपीपीआईबी के पास इंडस टावर्स की 0.05% हिस्सेदारी ही बची है। 1 फरवरी को इंडस टावर्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर 218 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 210 रुपए 80 पैसे के स्तर तक लुढ़क गया था। अगली खबर, 1 फरवरी को ही पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के 2.44 करोड़ शेयरों या 5.42% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील के जरिए टेमेसेक होल्डिंग्स ने कंपनी में अपनी पूरी 5.42% हिस्सेदारी बेच दी है, जिसकी वैल्यू 2,425 करोड़ रुपए आंकी गई है। ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक टेमेसेक होल्डिंग की सब्सिडरी क्लेमोर इन्वेस्टमेंट ने पीबी फिनटेक के 2 करोड़ 44 लाख शेयर 992 रुपए 80 पैसे के औसत भाव पर बेचे हैं। 30 जनवरी की शाम को पीबी फिनटेक ने दिसंबर तिमाही में 87 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 37 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था, जो कि कंपनी का पहला तिमाही मुनाफा था। इस तरह कंपनी ने 2 साल के लंबे अंतराल के बाद 980 रुपए के आईपीओ के इशू प्राइस को पार भी किया। 1 फरवरी को पीबी फिनटेक का शेयर करीब 1% गिरकर 991 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 1,048 रुपए के 52 वीक हाई को भी छुआ था। 13वीं खबर, महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने अपना पहला अधिग्रहण पूरा कर लिया है। असल में कंपनी ने यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड यानी यूईपीएल की 100% हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 64 में हमने आपको बताया था कि एमजीएल ने 531 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा पक्का किया है। एमजीएल ने अशोका बिल्डकॉन और नॉर्थ हेवन के
मालिकाना अधिकार वाली एंटिटी से यह हिस्सेदारी खरीदी है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया इंफ्रा फंड की ही एक सहयोगी कंपनी है नॉर्थ हेवन। एमजीएल के मुताबिक इस अधिग्रहण का रणनीतिक तौर पर कंपनी के लिए काफी महत्व है और इस डील से कंपनी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे लंबी अवधि की ग्रोथ के नजरिए से आय के नए स्रोत खुलेंगे। 2 फरवरी को एमजीएल का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 1481 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन और जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनी पिक्चर्स ने जानबूझकर कंपनी के साथ प्रस्तावित मर्जर को टाला है और इस फैसले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी सोनी पिक्चर्स पर मुकदमा करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5% से बढ़ाएंगे, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। 29 जनवरी को कारोबार की समाप्ति पर शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 161 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर में करीब 3% की बढ़त के साथ 167 रुपये 90 पैसे तक का उछाल भी देखने को मिला था। 30 जनवरी को खबर आई कि जी एंटरटेनमेंट ने कलवर मैक्स यानी सोनी पिक्चर नेटवर्क और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी BEPL के दावों के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC में मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा एनसीएलटी ने सोनी के साथ मर्जर को लेकर चल रहे विवाद के सिलसिले में जी एंटरटेनमेंट के एक शेयर धारक मैडमैन फिल्म्स की अर्जी को सुनने पर सहमति दे दी है। इस शेयर होल्डर ने मर्जर लागू करने की मांग की है क्योंकि इस मर्जर को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी थी। 30 जनवरी को कारोबार की समाप्ति पर शेयर करीब 6% चढ़कर 171 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर 9% की बढ़त के साथ 176 रुपये 30 पैसे तक भी उछल गया था। दूसरी खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के बोर्ड ने बीते शुक्रवार को हुई बैठक में 56 निवेशकों को पहले चरण में शेयर्स और वारंट जारी कर 744 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है। 50 रुपए के प्राइस पर 5 करोड़ 55 लाख शेयर जारी कर 277.5 करोड़ रुपए और 9 करोड़ 33 लाख वारंट जारी कर 466.5 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई है। 29 जनवरी को कारोबार की समाप्ति पर शेयर 4.5% की बढ़त लेकर 64 रुपये 29 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर में 6% से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला था, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को अपने 2 इंजन लेसेस को 15 फरवरी तक $40 लाख की रकम चुकाने का आदेश पारित किया है। कंपनी के दोनों लेसेस ने $50 लाख की मांग की थी, पर कोर्ट ने $40 लाख की रकम अदा करने के लिए कहा है। कंपनी ने कोर्ट से $10 लाख की रकम अपफ्रंट और बाकी बची रकम धीरे धीरे चुकाने की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 29 जनवरी की शाम को खबर आई कि एनसीएलटी ने स्पाइसजेट को विमान लीज पर देने वाली आयरलैंड की कंपनी विल्मिंगटन ट्रस्ट की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। विल्मिंगटन ट्रस्ट ने बकाया रकम का भुगतान न होने के चलते जून 2023 में कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। खबर के चलते स्पाइसजेट का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 65 रुपये 14 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 67 रुपये 30 पैसे का हाई भी छुआ था। तीसरी खबर, जेट एयरवेज के कर्ज समाधान के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी ने सोमवार 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने नई योजना रखी है। इस योजना के तहत जेकेसी ने 150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को नए इंस्ट्रूमेंट से तब्दील करने का प्रस्ताव सामने रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक लेंडर्स की ओर से बैंक गारंटी रिलीज करने के 7 दिन के अंदर कंसोर्टियम 150 करोड़ रुपए की रकम जमा कर देगा। 30 जनवरी को जेट एयरवेज का शेयर करीब 1/4% गिरकर 54 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। चौथी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने 1 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को काम करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग आदि में 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार नहीं करेगा। यानी 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग सब बंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की सत्यापन रिपोर्ट के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा कि इन रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी और अनियमितता से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं। इस आदेश के अनुसार बैंक के ग्राहक बचत बैंक खाता, चालू खाता, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से बाकी राशि बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद इससे किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकता। 1 फरवरी को पेटीएम का शेयर 20% के लोअर सर्किट पर खुला और निचले सर्किट पर ही बंद हुआ, क्योंकि कंपनी के मुताबिक आरबीआई की कार्रवाई से कंपनी के EBITDA यानी कामकाजी मुनाफे पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर हो सकता है। पांचवी खबर, 1 फरवरी यानी अंतरिम बजट के दिन खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने इंडिया सीमेंट्स के चेन्नई के ऑफिस की जांच की है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को ईडी की ओर से
ये जांच की गई है। इस जांच की इंडिया सीमेंट्स की ओर से भी पुष्टि की गई है। माना जा रहा है कि ये फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला है। 1 फरवरी को इंडिया सीमेंट्स का शेयर 7% की गिरावट के साथ 243 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 236 रुपये 70 पैसे के स्तर तक भी लुढ़क गया था। छठी खबर, नवीन जिंदल की अगुवाई वाली स्टील कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर यानी जेएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर बिमलेंद्र झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों से दिया गया ये इस्तीफा 31 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। अपने कार्यकाल के दौरान उनकी ओर से दिए गए योगदान को अप्रिशिएट करते हुए कंपनी ने कहा कि बिमलेंद्र झा कंपनी के साथ सलाहकार के रूप में अब भी बने रहेंगे। और खबर आने के बाद 1 फरवरी को जेएसपीएल का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ 742 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। एडटेक स्टार्टअप कंपनी बायजूस के अमेरिकी लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच के पास अर्जी दाखिल की है। बायजूस ने नवंबर 2022 में $1.2 अरब के टर्म लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया था और लेंडर्स ने बीते 16 महीने से सहभागिता की लगातार कमी का हवाला देते हुए ये कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। साथ ही खबर ये भी है कि बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड यानी टीएलपीएल के बोर्ड ने अपनी सभी इक्विटी शेयरधारकों से $20 करोड़ की रकम जुटाने के लिए राइट्स इशू लॉन्च किया है। ग्रोथ को बढ़ावा देने और ऑपरेशनल स्थिरता हासिल करने के अपने चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस इशू की शुरुआत की गई है। पर इस राइट्स इशू के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन 20 से $25 करोड़ के बीच होगा, जो कि $22 अरब के पीक वैल्यूएशन से 99% कम है। 30 जनवरी को खबर आई कि मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन और बायजूस की सब्सिडरी कंपनी आकाश में सबसे बड़े शेयरधारक रंजन पाई आकाश में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आकाश में रंजन पाई की ओर से 5 से 6 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है, जो कि अहम स्टूडेंट एनरोलमेंट सीजन से पहले हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले रंजन पाई ने आकाश को दिए गए कर्ज को 40% इक्विटी हिस्से में तब्दील कर लिया था। 1 फरवरी की शाम को खबर आई कि बायजूस के निवेशकों ने कंपनी को 23 फरवरी को ईजीएम बुलाने के लिए नोटिस भेजा है। ईजीएम का नोटिस भेजने वाले निवेशकों की सूची में प्रोसेस, जनरल अटलांटिक, पीक एक्सवी, सोफिना, चैन जकरबर्ग, आउल एंड सैंड समेत 6 नाम शामिल हैं, जिनका बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी से बाहर निकालने का प्रस्ताव है। 2 फरवरी को खबर आई कि अमेरिका में बायजूस की सब्सिडरी कंपनी अल्फा ने अमेरिकी अदालत में दिवालिया होने के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है। दूसरी खबर, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला का वित्त वर्ष 2023 का घाटा 1522 करोड़ रुपए से घटकर 772.25 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी के आज तक के कुल घाटे की रकम 20,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। साथ ही खबर यह भी है कि इस कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में ई बाइक सेवाएं लॉन्च की हैं। 5 किलोमीटर के लिए ओला ई बाइक का किराया 25 रुपये, 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 75 रुपये से शुरू करेगा। तीसरी खबर, सॉफ्टबैंक के समर्थन वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो अगले वित्त वर्ष यानी FY25 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उतर सकती है। कंपनी जल्द ही अपना फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और इसी मिशन के तहत वो अपना फिनटेक प्लेटफॉर्म लाएगी। दरअसल ये कंपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों के पदचिन्हों पर चलकर कारोबार को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में है। कंपनी ने इसके अलावा कुछ शहरों में अपनी ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा फिर शुरू करने की भी योजना बनाई है। 2022 में मीशो ने ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर से इस सेवा को ये अप्रैल 2024 से शुरू करने जा रही है। इस कंपनी की कमीशन हासिल करने की मंशा से क्रेडिट मार्केटप्लेस के साथ शुरुआत करने की योजना है। 31 जनवरी को खबर आई कि मीशो को अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी फिडेलिटी ने तगड़ा झटका दिया है। फिडेलिटी ने एक बार फिर मीशो की वैल्यूएशन को घटाकर $3.5 अरब कर दिया है। ये सॉफ्टबैंक की ओर से दिए गए $4.9 अरब के पीक वैल्यूएशन के मुकाबले लगभग 29% कम है। इससे पहले फिडेलिटी ने मीशो के वैल्यूएशन को $5 अरब से घटाकर $4.1 अरब कर दिया था। चौथी खबर, फूड डिलीवरी कारोबार से जुड़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी स्विगी ने वित्त वर्ष 2023 के रेवेन्यू में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का रेवेन्यू साल 5,705 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,625 करोड़ रुपए रहा है, पर इस दौरान कंपनी का घाटा भी 15% से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में 3,629 करोड़ रुपए की तुलना में बीते वित्त वर्ष में कंपनी का घाटा बढ़कर 4,179 करोड़ रुपए पहुंच गया। कुछ बड़े खर्चों की बात करें तो स्टॉक इन ट्रेड की खरीद पर खर्च 48% बढ़कर 3,302 करोड़ रुपए और कर्मचारी खर्च 25% बढ़कर 2,130 करोड़ रुपए हो गया है।
तो चलिए इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला यहीं समेटते हैं। कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी इस तरह की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।